हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज के इस टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो बहुत ही सही, आज के वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को समझने से पहले ओजोन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ओजोन लेयर कैसे बनता है ये भी हम पढ़ेंगे। एक बार ओजोन लेयर कैसे बनता है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद कैसे डिप्लीट होता है ओजोन लेयर वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो एक प्रोसेस में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो को पसंद आया तो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पढ़ाऊँगी हैंड रिटन नोट से जो मैं खुद बनाई हूँ, और जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद से अपने हाथ से डायग्राम बना के आपको समझाऊँगी। तो आपको बस डायग्राम को और चीज़ों को, जो चीज़ें लिखी हैं मैं कुछ आपको समझाऊँगी, बस समझना है और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो, ओजोन लेयर डिप्लीशन और उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें। तो हैप्पी लर्निंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है, इसको समझने से पहले ओजोन क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन को हम डिनोट करते हैं O3 से। ये एक रिएक्टिव गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता और ऑर्डर नहीं होता, मतलब उसका खुद का स्मेल नहीं होता और कलर नहीं होता, और ये हाईली रिएक्टिव गैस है जिसे हम डिनोट करते हैं O3 से। ओके, सो अब ये जो ओजोन है O3, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये वेयर डू वी फाइंड O3? ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब कि ये एक एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारे अर्थ का। आपको पता होगा कि अर्थ में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं एटमॉस्फियर के, अर्थ के एटमॉस्फियर में। तो स्ट्रेटोस्फियर जो होते हैं वो सेकेंड मोस्ट फ्रॉम द ग्राउंड, जो सेकेंड मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। तो वहाँ पे पाया जाता है ओजोन, जिसे हम O3 बोलते हैं। अब एक सिंपल सा डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन कैसे पाया जाता है, और मतलब एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है ये, और अर्थ का सरफेस में ये जो ज़ीरो से डिनोट किया है ये इक्वेटर है, और बाकी के दोनों साइड ये पोल्स है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, और ये अर्थ का सरफेस है मान लीजिए। ठीक है, तो आपने ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अर्थ के सरफेस पे जब सनरेज पड़ती है तो इक्वली हर जगह पे नहीं पड़ती है। इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज आती है, और जो पोल्स होती हैं उसमें स्लैंटिंग पोजीशन पे सनरेज आती है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि अर्थ पे जो सनरेज पड़े, इक्वेटर पे जो सनरेज पड़ेगी वो डायरेक्ट पड़ेगी, और जो पोल्स है उसमें हल्का स्लैंटिंग पोजीशन पे सनरेज पड़ने की वजह से इक्वेटर में जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और पोल्स पे टेम्परेचर कम होगा। ये आपने पढ़ा होगा। अब होता क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ लूज अप होने लगते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब अगर इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ लूज अप होने लगेंगे। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे तो जो सरफेस पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब हम पोल्स का एग्जांपल ले लें तो पोल्स में टेम्परेचर कम होता है, वैसे भी स्लैंटिंग पोजीशन पे सनरेज आती है तो टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ सरफेस पे, पोल्स के सरफेस पे एयर मॉलिक्यूल्स सिंक होते हैं, लूज अप नहीं होते, वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ते, नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स नीचे सरफेस की तरफ बैठने लगते हैं। दैट मीन्स सरफेस पे जो प्रेशर होगा एयर मॉलिक्यूल्स का वो हाई हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि जो अर्थ के सरफेस से इक्वेटर से अगर हम कैलकुलेट करें तो अर्थ के सरफेस से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियरिक लेयर होता है। ट्रोपोस्फियरिक लेयर का मतलब क्या? सबसे पहला लेयर एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर, ग्राउंड से अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फियर है सबसे पहला लेयर। तो इक्वेटर से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम नापें तो 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है, जबकि वही ट्रोपोस्फियर इक्वेटर में 18 किलोमीटर है लेकिन पोल्स पे 18 किलोमीटर नहीं होता, बराबर नहीं होता। दैट मीन्स इक्वेटर पे जितना डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फियर का, उससे कम डिस्टेंस होता है पोल्स में। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, तो ट्रोपोस्फियर की जो विड्थ होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो ज़्यादा होती है। एक बल्ज आपको देखने को मिलता है, जबकि पोल्स पे सिंक होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, नीचे की तरफ बैठते हैं, हाई प्रेशर होता है। इस वजह से ट्रोपोस्फियर की जो लेयर होती है वो बहुत ही कम डिस्टेंस की पाई जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे ट्रोपोस्फियर का लेयर देखने को मिलता है। बराबर नहीं होता 18 किलोमीटर जो इक्वेटर से डिस्टेंस है, वो बराबर नहीं होता पोल्स पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर होने की वजह से ये लेयर नीचे की तरफ दब जाती है, ट्रोपोस्फियरिक लेयर कम रहती है और इक्वेटर में ज़्यादा होती है। तो कुछ इस तरीके से ट्रोपोस्फियरिक लेयर आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो है स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रैटोस्फियर नेक्स्ट लेयर है, ये है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो है ये। अब जो स्ट्रैटोस्फियर है ये 0 से लेके 50 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर। मतलब 0 से लेके 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्ट्रैटोस्फियर का, अगर हम ग्राउंड से नापे तो इक्वेटर में। ठीक है, और यहीं पे जो स्ट्रैटोस्फियर है, यहीं पे ओजोन पाया जाता है, O3, यहीं पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ये मैं आपको डायग्राम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी ओजोन में कुछ होल आए, जब भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाए, कुछ ऐसे ओजोन में प्रॉब्लम्स आ जाए जो हम आगे पढ़ेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए इतना आप एक बैकग्राउंड समझ लीजिएगा कि ओजोन में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, डिप्लीशन आ जाए, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली जो एरिया है वो है पोलर एरियाज। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर का वैसे भी विड्थ कम है, ट्रोपोस्फियर का विड्थ बहुत कम है इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो ओजोन में कुछ होल वगैरह या फिर डिप्लीशन कुछ आ जाए तो ओजोन स्ट्रैटोस्फियर और भी करीब है पोल के पास में, क्योंकि इसका ट्रोपोस्फियर वाला लेयर बहुत कम है। तो ओजोन और भी पास, मतलब इफेक्ट कुछ हो जाता है तो और भी पास होने के चांसेस हैं, मतलब पोल्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब इस डायग्राम से मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि इक्वेटर में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ओजोन होल हो जाए, डिप्लीशन हो जाए लेयर उसका, लेकिन पोलर एरियाज़ में पड़ेगा, क्योंकि ट्रोपोस्फियर का जो मतलब विड्थ होता है, जो डिस्टेंस होता है पोलर एरियाज़ में कम है, और इसके बाद तुरंत ही स्ट्रैटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्ट्रैटोस्फियरिक वाला एरिया पास में है पोलर एरियाज़ के मतलब पोलर एरियाज़ में। तो यहाँ पे अगर ये ओजोन लेयर पाया जाता है तो कुछ डिप्लीशन होने की वजह से हो सकता है कि ये इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आपने ये समझ लिया कि वेयर डू वी फाइंड O3, वो स्ट्रैटोस्फियर में पाया जाता है, और विथ डायग्राम हमने समझा कि स्ट्रैटोस्फियर में कैसे पाया जाता है, और ये भी समझा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन अगर होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसकी वजह से कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमने समझा। तो अब
नेक्स्ट है ओजोन जो है वो बनता कैसे है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्योंकि जब ओजोन बनता कैसे है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैसे, ये समझ लें, उसके बाद ही हम डिप्लीशन को समझ पाएंगे। तो हाउ डज ओजोन इज फॉर्म्ड, O3 इज फॉर्म्ड। तो ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड सनलाइट कॉज केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से है, जो मेनली सनलाइट और हीट की वजह से होता है, मतलब सनलाइट की वजह से होता है। कैसे, अब हम देखते हैं। देखिए, जब भी अर्थ के सरफेस पे सोलर रेडिएशन पड़ता है तो 3 टाइप के सोलर रेडिएशंस होते हैं, मतलब कि 3 टाइप के वेवलेंथ वाले सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं। कौन कौन से? UVA, UVB और UVC। ये तीनों अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। इसे हम तीनों को बोलेंगे सोलर रेडिएशन। एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, सो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये 3 टाइप के सोलर रेडिएशन है, UVA, UVB एंड UVC। तीनों के जो रेडिएशंस आ रहे हैं हमारे अर्थ में, तो आप देख सकते हैं जो UVC है वो सबसे ज़्यादा 100% एब्जॉर्ब किया गया है ओजोन लेयर के थ्रू। ओजोन लेयर अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये डायग्राम आपको मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि UVC को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि UVA और UVB सरफेस में आ तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो मोस्ट हार्मफुल UVC को ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लिया। ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए दिखाई हूँ। अब जब हम इस ओजोन लेयर को पढ़ेंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा क्या है ये डायग्राम। ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है। तो मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, ये है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गैसेस पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मतलब बहुत से ऐसे गैसेस पाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पाया जाता है ओजोन, जैसे हमने पढ़ा था, तो O3 पाया जाता है, O3 यहाँ पे पाया जाता है। अब होता क्या है कि जब सोलर रेडिएशन पड़ते हैं, सोलर रेडिएशन मतलब सूर्य की किरणें, हमने पढ़ा था कि UVA, UVB, UVC 3 तरीके के सोलर रेडिएशंस होते हैं। कोई भी रेडिएशन मान लो, अगर मान लीजिए ये सोलर रेडिएशंस इन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर वाले अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में जब एंटर करता है सोलर रेडिएशन, तो होता क्या है कि ये जब सोलर रेडिएशन इन O3 पे गिरता है, इन O3 पे ये जब ये गिरता है तो ये O3 टूट जाता है। टूट जाता है मतलब O2 प्लस O में टूट जाएगा। मान लो ये जो O3 है ये O2 प्लस O में टूट जाएगा, तो फिर ये जो O3 है ये फिर O2 प्लस O में टूट जाएगा। मतलब जब सोलर रेडिएशन पड़ता है इस O3 पे, स्ट्रेटोस्फीयर वाले एटमॉस्फेरिक लेयर में, तो ये टूट जाएगा, O2 प्लस O में टूटेगा। हो सकता है कि ये 3 O में टूट जाए, ठीक है। ये सोलर रेडिएशन वाले टाइम पे टूटने वाली प्रोसेस में हो जाता है O3। अब क्या होता है कि जब ये सोलर रेडिएशंस बंद हो जाते हैं, मतलब रात का टाइम आ जाता है, जब सूरज की किरणें आनी बंद हो जाती है, तब इसमें क्या होगा कि ये जो टूटे हुए ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, जो O2 है, O है, तो ये बाद में फिर O3 बनाने लगते हैं। वापस से ये मान लीजिए ये जो O2 है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बना लेगा। हो सकता है ये वाला ऑक्सीजन हो, ये इसके साथ मिलके O3 बना लेगा। हो सकता है ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलके O3 बना लेगा। मतलब कि सोलर रेडिएशन के बाद जब रात का टाइम आता है तो ये जो टूटे हुए जो ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से O3 बनाने लगते हैं। अब ये जब ऑक्सीजन सारे टूटे हुए ऑक्सीजन O3 बना लेते हैं तो ये नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाता है ओजोन लेयर, ठीक है। O3 वापस नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से क्या होता है कि ये जो सोलर रेडिएशन है फिर इस O3 को तोड़ेगा, फिर से इस O3 को तोड़ेगा, और फिर ये O3 फिर O2 प्लस O में फिर से टूटेगा, O2 प्लस O में। फिर रात के टाइम पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन एटम फिर से O3 बना लेगा। मतलब O3 जो होता है ये प्रोसेस होता है, टूटने और बनने वाली जो प्रोसेस है ये है ओजोन लेयर। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सोलर रेडिएशन जब पड़ता है ओजोन पे
स्ट्रेटोस्फेरिक वाले एटमॉस्फेरिक लेयर पे जब ये सोलर रेडिएशन आती है, तब ये O3 पे जब सोलर रेडिएशन आती है तो ये टूट जाती है O2 + O में या 3 ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाती है उसके हिसाब से। अब होता क्या है, जब सोलर रेडिएशन बंद हो जाता है, रात का टाइम होता है, तो ये फिर से वापस O3 बननी चालू हो जाती है। कैसे? ये O2 वापस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बना लेगा, मतलब अपने हिसाब से ये कंबाइन होके O3 बना लेगा। तो O3 ये नेक्स्ट डे के लिए फिर से एक ओजोन लेयर की परत बना देती है नेचुरली स्ट्रेटोस्फीयर में, ताकि नेक्स्ट डे सोलर रेडिएशन जब आए तो इस ओजोन को फिर से तोड़े और फिर से वो प्रक्रिया चालू हो। तो इसको हम बोलेंगे ओजोन लेयर। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में। और ये होता क्यों है, अब आप सुनिएगा। हमने पढ़ा था ना UV, A, B और C, ये 3 टाइप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, सोलर रेडिएशंस। होता क्या है, जब कोई भी रेडिएशन इस ओजोन पे पड़ता है, मान लो UVC पड़ रहा है, ठीक है, UVC। अब ये जब UVC सोलर रेडिएशन इस पर पड़ेगा, तो जो सोलर रेडिएशन UVC है, इसका जो वेव्स है ये यहीं पे यूज़ हो गया। इसके बाद जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ तक UVC पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो UVC है ये यहीं पे इसके सारे वेव्स यूज़ हो जाएंगे इस ओजोन को तोड़ने में, और बाद में वेव्स बचेंगे ही नहीं जिसकी वजह से ये सरफेस में पहुँच पाए। मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है UVC की, और उसकी जितनी भी इंटेंसिटी हो वो इस ओजोन को तोड़ने में ही सारी वेव्स यूज़ हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन UVC है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और अगर ये सरफेस पे आ भी जाएगा तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। स्किन डिजीज़ेस हो सकते हैं और भी कई डिजीज़ेस हो सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से हमारे एनवायरनमेंट ने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए ओजोन लेयर हमको दिया है, ताकि ये UVC इधर अगर एंटर करे भी स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में, तो ये ओजोन को तोड़ने में ही पूरी, मतलब एक तरीके से ताकत लगा दे, पूरी इंटेंसिटी यहीं यूज़ हो जाए, ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए नहीं। UVC काफ़ी हार्मफुल होता है, जबकि UVA एंड UVB फिर भी अर्थ के जो सरफेस है यहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन ये कम हार्मफुल होता है A और B, C के कंपैरिजन में। तो C जो होता है इसको सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देता। यही मैंने आपको वो डायग्राम में दिखाया था कि UVC जो होती है वो सरफेस तक पहुंच नहीं पाती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वो डायग्राम। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि O3 कोई तोड़ेगी। हो सकता है कि स्ट्रेटोस्फीयर वाले लेयर में ऑक्सीजन भी तो पाए जाते हैं ना, O2। तो मान लीजिए इस सोलर रेडिएशन में तो सभी गैसेस पे सोलर रेडिएशन पड़ते हैं, उन सिर्फ O3 ही नहीं, O2 पे भी पड़ेंगी। तो मान लीजिए ये O2 है, इस पे सोलर रेडिएशन पड़ गए, इस पे पड़ गए, तो अब ये जो O2 होंगे ये O + O में टूट जाएंगे, O + O में टूट जाएगा। अब ये जो O + O है ये अब O2 को ढूंढेंगे, मान लीजिए ये फिर से मिलके O3 बना लेंगे। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ मिलके वापस O3 बना लेंगे। मतलब कहने का मतलब बनने और टूटने वाली प्रक्रिया है ओजोन लेयर। अब वो चाहे ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, अगर वो टूट जाती है ऑक्सीजन 2 भाग में भी, सिंगल एटॉमिक मतलब सिंगल एटम ऑक्सीजन के, तो वो भी दूसरे उसके हिसाब से ऑक्सीजन एटम ढूंढेंगे जिस वजह से ओजोन बना पाए। ठीक है, तो ओजोन कैसे बनता है ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ओजोन होल कैसे होता है, ओजोन लेयर जो होता है ना, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग होता है, इसमें डिप्लीशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। कि अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये ओजोन होल हो जाता है, ओजोन डिप्लीशन हो जाता है, तो ऐसे जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं ये डायरेक्ट सरफेस में आके हिट करेंगे, और चांसेस ये हैं कि ऐसे सोलर रेडिएशन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेनेबल ना हो। तो जो ओजोन होल है वो काफ़ी डेंजरस है, डिप्लीशन काफ़ी डेंजरस है। तो ये होता कैसे है, बनने की प्रक्रिया हमने देख लिया, लेकिन ये लेयर डिप्लीट कैसे होता है अब हम देखेंगे। ओके, सो पिछले वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप पहले जाके ज़रूर देखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट
के नाम से है वो वीडियो। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे फ्लोरिनेटेड गैसेस जो मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जिस वजह से अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस रिलीज हो जाते हैं। कौन कौन से गैसेस? फ्लोरिनेटेड गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। ये ऐसे गैसेस होते हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और वो बाद में जाके ओजोन लेयर को जाके हिट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे एग्जांपल तो वो है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है, ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन जब हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करते जाएंगे, मान लो Cl हम रिलीज़ करते गए, ये बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ओजोन है ना, ये ओजोन O3 जब इस पे सोलर रेडिएशन पड़ेगा और ये O2 + O में टूटेगा या फिर किसी ऑक्सीजन एटम में टूटेगा तो वो तो ठीक है, वो प्रक्रिया बन रही है और वो वापस ओजोन में बन जाती है रात को। लेकिन जब ये एमिशन होती है क्लोरीन की तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम को ढूंढ के ClO बना देगा। मतलब ऐसे ऑक्सीजन एटम को ढूंढेगा, ClO बना देगा, मान लो ऐसे ClO बना देगा। तो मतलब ऐसे ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलके वो ClO बनाएगा। तो फिर बाद में O2 को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि ऐसे ऑक्सीजन एटम मिलके ये O3 बना सके। तो कहने का मतलब ओजोन बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी मतलब रिड्यूस हो जाएगी, लेयर नहीं बन पाएगी। ऐसे में क्या होगा, ओजोन होल जैसी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी जिसे हम बोलेंगे डिप्लीशन, ओजोन लेयर में डिप्लीशन होना। फिर से मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जैसे कि क्लोरीन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हम एमिट करते हैं। जैसे Cl जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा ये ओजोन लेयर पे हिट करेगा। कैसे? ये क्लोरीन जाएगा इस ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ClO बना देगा और बाद में O2 को ये मौका नहीं मिलेगा ऐसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने में जिससे ये ओजोन बना पाए। तो ऐसे में क्या होगा, ओजोन की जो परत होगी वो कम हो जाएगी, ओजोन में होल आएगा, ओजोन में डिप्लीशन आएगा। डिप्लीशन का मतलब ओजोन की बनने की प्रक्रिया जो होगी वो नहीं बन पाएगी। तो जब ओजोन डिप्लीट होने लगेगा तो UVC जैसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ के जो सरफेस पे आके हिट कर जाएगी और ऐसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होने की वजह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सही नहीं होता। इवन प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमारे लिए भी स्किन डिजीजेस हों या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ऐसे रेडिएशंस। तो मेनली होता क्या है, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके ClO नहीं बनाता, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे कितने सारे गैसेस हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ भी ये क्लोरीन, मान लो ये हाइड्रोजन भी अगर इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, मान लो, ठीक है, ये हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ भी मिलके HCl बनाएंगे। तो ना सिर्फ ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं बट ऑल्सो ऐसे हाइड्रोजन के साथ मिलके भी क्लोरीन मतलब HCl बना देंगे, जो कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो था ओजोन लेयर डिप्लीशन। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाया इस डायग्राम के थ्रू कि ओजोन लेयर कैसे बनता है सबसे पहले, उसके बाद ओजोन लेयर बनने की प्रक्रिया को समझने के बाद डिप्लीशन कैसे होता है ये भी हमने इसी डायग्राम से समझा। प्लस इस क्लोरीन के एमिशन की वजह से हाइड्रोजन में भी कंबाइन करके HCl बना सकता है, जो कि डिप्लीशन के अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब होता है।
और एक और चीज़ है कि क्लोरीन के एमिशन की वजह से ना कि सिर्फ ये ओजोन में डिप्लीशन होता है, ओजोन होल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मतलब और भी ज़्यादा बनने लगते हैं एटमॉस्फेयर में। सिर्फ यही नहीं, क्लोरीन ऐसे NOx कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे NOx मतलब कंपाउंड्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में भी, सिर्फ मतलब ऑक्सीजन या फिर ऐसे ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, ऐसे कंपाउंड्स ही सिर्फ पाए नहीं जाते, NOx कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो अब ये जो NOx है इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन, तो हो सकता है ये Cl NO, मान लो NO3 के साथ, NO3 है ये मान लो, तो Cl के साथ कंबाइन करके ये ClNO3 हो जाएगा, क्लोरीन नाइट्राइट हो जाएगा, क्लोरीन नाइट्राइट हो जाएगा। तो ये भी नाइट्राइट, तो ये भी काफ़ी हार्मफुल होता है, नाइट्रेट होगा, तो ClNO3 ये भी काफ़ी हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब कि क्लोरीन का एमिशन ना कि सिर्फ ओजोन को डिप्लीट करता है, बट ऑल्सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकता है, क्लोरीन नाइट्रेट बना सकता है, और काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसे फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो आई होप आपको ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। सो गाइस, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन को और भी ज़्यादा इंटेंस करना, मतलब डिप्लीट तो हो रहा है ओजोन, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। वो है पोलर वर्टेक्स, और मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, तो वो उसकी वजह से होता क्या है कि ओजोन में और भी ज़्यादा डिप्लीशन देखने को मिलता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का कंटिन्यूएशन है, ख़त्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलर वर्टेक्स एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अगर सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल, और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करके दूं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी आगे ऐसे वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।